नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण का जो मतदान है उसके लिए माहौल गरमाने लगा और इस वक्त पूरे देश में जो एक मुद्दा जिस पर पूरे देश में डिबेट हो रही है, राजनीतिक बहस हो रही है और तमाम चुनावी सभाओं में वो मुद्दा गूंज रहा है, वो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में जो कांग्रेस पर जो जोरदार हमला किया और ये कहा कि कांग्रेस जो है अगर सत्ता में आई तो किस तरह से लोगों की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर है और लोगों की संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। इसको लेकर जो है राजनीति गरमाई हुई है। ये मामला इस हद तक जो है बढ़ गया है कि इसको लेकर के कांग्रेस सीधा चुनाव आयोग पहुंच गया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग में प्रधानमंत्री की शिकायत की है, लेकिन प्रधानमंत्री लगातार 2 दिन से मुद्दा उठा रहे हैं और आज गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुद्दा उठाया। बीजेपी बार बार कांग्रेस के घोषणा पत्र का हवाला दे रही है और सिर्फ घोषणा पत्र नहीं बल्कि कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान भी है। बीजेपी मनमोहन सिंह के पुराने बयान को भी याद दिला रही है और उस सब को लेकर बीजेपी लोगों को यह बता रही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सबकी संपत्ति का सर्वेक्षण कराया जाएगा। जी हां, सबकी संपत्ति का सर्वेक्षण कराया जाएगा और उसके बाद वो संपत्ति ऐसे लोगों में बांट दी जाएगी जिनके बच्चे ज्यादा हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था। उन्होंने कहा ऐसे लोगों का बच्चे, और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की नजर महिलाओं की उनके मंगलसूत्र पर भी है और अगर जो लोग गांव में रहते हैं, अगर शहर में उन्होंने एक घर बना लिया तो यह भी संभव है कि आपके 2 घर हैं तो उसमें से एक घर जो है वो लेकर किसी और को दे दिया जाएगा। ये तमाम मसले ऐसे हैं जो चिंता पैदा करते हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारे घोषणा पत्र में हमारा ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। तो फिर इस तरह के आरोप क्यों? दोनों तरफ से जो है ये मामला गरमाया हुआ। अगले कुछ दिन ऐसा लगता है कि इसी एक मुद्दे पर पूरा चुनाव डोमिनेट करने वाला है। बीजेपी के विरोध में जो पार्टियां खड़ी हैं वो लगातार ये कह रही हैं कि दरअसल पहले दौर के मतदान के बाद बीजेपी डर गई है। बीजेपी को लग रहा है कि वो जीत नहीं पाएगी और इसलिए इस तरह का संपत्ति का बंटवारा नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम वोट बंटवारे के लेकर इस तरह की बयानबाजी दी गई है। तो दरअसल संपत्ति का बंटवारे की बात सच है या हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात सच है? दो टूक में आज इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, इसको लेकर जो तमाम बयानबाजी हुई उसका एक छोटा सा हिस्सा सुन लीजिए, उसके बाद आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माता और बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा,
सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। बोलो आप कौन सा मुस्लिम लीग का है? अरे 25 गारंटी हमने जो दी सबके लिए दिए हैं, और जो चीजें सबको मिलते हैं वो हर एक को मिलता है। इस देश के, और मैं बहुत आदर के साथ कहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं हाथ जोड़ के उनसे कहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया, नहीं देना चाहिए, और चुनाव आयोग को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अभी अभी कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगी। मोदी जी ने उनके घोषणा पत्र में से सबकी संपत्ति का सर्वे करने का कहा है। मोदी जी ने कल कहा क्यों करना है इस सर्वे को? कांग्रेस पार्टी पूरी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठा रही है। मैं आज कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं, आपके घोषणा पत्र में सर्वे की बात है या नहीं है? राहुल बाबा देश के नाम में स्पष्ट करें। और मनमोहन सिंह, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था संसाधन पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है, आदिवासी दलित का नहीं है, आदिवासी दलित का नहीं है। तो ये तो जो है तमाम बयानों की फुलझड़ियां थी, और इसी को लेकर आज की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा आज के दो टूक में आज यही चर्चा करेंगे, दूसरे दौर का संग्राम, संपत्ति बंटवारे पर घमासान, इस पर चर्चा करेंगे। और मेरे साथ आज की डिबेट में जो मेहमान जुड़े, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में जो है अजय वर्मा जुड़ चुके हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता हैं। अजय वर्मा स्टूडियो में मेरे साथ सुरेश नखुआ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ अनुराग वर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ साथ मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत जल्द मैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत में सीधा आपसे करता हूं अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, कांग्रेस के घोषणा पत्र पर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला किया। पहले कहा था ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, और अब जो संपत्ति के बंटवारे पर जो बयान आया है वो वास्तव में जो है वो लग रहा है कि कांग्रेस की मंशा जो है वो ठीक नहीं है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। श्रीवास्तव साहब, देखिए, मेरे से पहले भी एक डिबेट में इस पर चर्चा हुई थी, जब इन्होंने कहा कि ये उसका बयान है या उसका वो है। लेकिन हमारा घोषणा पत्र खुला ही आम है, सबके पास है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है, और सबके घर पढ़ा भी है। हमने ना तो कोई ऐसी बात उसमें कही, ना ही हमारी कोई ऐसी मंशा है, ना ही हम ऐसा करना चाहते। लेकिन चूंकि पहले चरण के चुनाव से जो रिपोर्ट इनके पास खुफिया आई है कि 102 सीटों का जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, उसमें जो रिपोर्ट इनपुट्स मिले, 80 सीटें गठबंधन और कांग्रेस पार्टी जीत रही है। अब ये बौखला गए, चूँकि लोग इनसे बात करते हैं, कहाँ हैं वो नौकरियों की लोग करते हैं, रोजगार की लोग करते हैं, आर्थिक असमानता दूर करने की लोग करते हैं, महिला सुरक्षा की बात लोग सवाल पूछते हैं। अब बांसवाड़ा जहाँ क्षेत्र है, जहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग होते हैं, जहाँ कुपोषण की बात होनी चाहिए थी कि आज तक कुपोषण क्यों नहीं खत्म हुआ, जहाँ रोजगार की बात होनी चाहिए थी, वहां उस पर चर्चा नहीं हुई। जहां उनके लिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए हम क्या कर सकते हैं या 10 साल में हमने क्या दिया, उस पर चर्चा नहीं करी। मित्रों, उस सब पे चर्चा हो जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पूरे चुनाव में उस पर चर्चा पूरा कर दो, क्योंकि बांसवाड़ा की रैली थी वो, सर, राजस्थान की। सर मेरा मुद्दा समझिए ना, एक मिनट सुरेश जी, मैं कह रहा हूं, देखिए ऐसा है कि इन सब चीजों पर जो है चर्चा समय समय पर होगी। अब अभी जो मुद्दा उठाया मैं जरा उस पर, क्योंकि आपने कहा आपके घोषणा पत्र में ऐसा नहीं है। पेज नंबर 28 पर जो है घोषणा पत्र में, ये आपकी घोषणा पत्र में संपत्तियों का वेल्थ सर्वे कराने की बात है। संपत्तियों का वेल्थ सर्वे ये आपके घोषणा पत्र में लिखा है। और राहुल गांधी जी का जो बयान है सप्लीमेंट्री, वो बयान मैं आपको पढ़कर सुना दूं। उस बयान में उन्होंने बार बार कहा है कि हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सर्वे करवाएंगे, ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके, उन्होंने जो है ये उन्होंने तेलंगाना में बयान दिया। और वो आपके जो घोषणा पत्र है उसका एक तरह का सप्लीमेंट्री है। वो कह रहे हैं हम पता लगाएंगे हिंदुस्तान में धन किसके हाथ में है, और उसके बाद क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। और उसमें ये भी कह रहे हैं वो कि ओबीसीज, माइनॉरिटीज के पास किसका संपत्ति किसके पास है, और उसके बाद क्रांतिकारी कदम उठाएंगे। तो ये 2/2 जो है वो 4 हो रहा है। राहुल जी ने जो कहा है आपने बिल्कुल सही पढ़ा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हिंदुस्तान में छोटा एंटरप्रेन्योर, छोटा व्यापारी खत्म हो जाता है, अडानी की पूंजी 63 से 64% बढ़ जाती है, अडानी साहब मित्र है ना, और अंबानी साहब की पूंजी 48% बढ़ जाती है, हम आर्थिक जांच कराएंगे। आर्थिक असमानता सेंसेक्स ऑप्शन होना था, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी कि देश की 1% लोगों पर, केवल 22 लोगों पर
40% पैसा है और 99% लोगों पर 60% पैसा है। तो ये आर्थिक असमानता 2014 से और 24 के बीच ही उभरी है। यहीं पर बढ़ोतरी पर इन्होंने गोता की जगह आगे बढ़ी है। हम यही चीजें हम कराएंगे, यही आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सबका कराएंगे। अजय जी, सबसे पहले इस भाषण को देने से पहले आपके नेता राहुल गांधी जी ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देके वो सबसे पहले जिनको बांटना चाहते हैं उन्हें बांट देना चाहिए था। पहले कथनी से बेटर रहता करनी करके जाते। अशोक जी ये विषयांतर कर रहे हैं। फाइनल 10 सेकंड और बचे हैं, ठीक है, आप दे दीजिए। बोलिए। देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा मुझे दुख है प्रधानमंत्री देश से माफी मांगे और इनके खिलाफ हम कल मुकदमा कराने जा रहे हैं। आज तो चुनाव आयोग में 17 शिकायत दी है। मंगलसूत्र पर, देश की 70 करोड़ महिलाओं के मंगलसूत्र पर अटैक करा है जो कांग्रेस पार्टी ने। मंगलसूत्र का महत्व देश की महिला जानती है कि उनके सुहाग का प्रतीक होता है। और वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो कांग्रेस ने कहा ही नहीं कि मंगलसूत्र छीना जा रहा है। ये बड़ा शर्मनाक और निंदनीय है। भारत के प्रधानमंत्री को गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। ओके, अब रुकिए। सुरेश नखवा जी, कांग्रेस का दावा है कि वो उसके घोषणा पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है, मंगलसूत्र का तो कोई जिक्र भी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि संपत्ति बंटवारे में जो अनइक्वल जो संपत्ति हो गई उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। क्या कहेंगे अशोक जी? इन्होंने संपत्ति का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, लेकिन इन्होंने मैनिफेस्टो में और भी एक बात कही है कि स्पेसिफिकली आर्टिकल 25 से आर्टिकल 30 को वो अपेल्ड रखेंगे। तो अगर आप ये 2 और 2 4 मिलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा उसका असर माइनॉरिटी पे नहीं होगा। तो माइनॉरिटी उससे एग्जम्प्ट हो जाएगी आर्टिकल 24 से आर्टिकल 30 के बीच। अच्छा, यानी सबकी संपत्ति माइनॉरिटी की संपत्ति रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी इनके हिसाब से। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। ये इन्होंने पहली बार किया है ऐसा भी नहीं है। अगर आपको पता हो तो कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम थी 1963 में, 1963 और 1974 में इन्होंने वो स्कीम लाई थी, जहां अगर आप 70,000 से ऊपर कमाते हैं तो आपको 7,100 रुपया प्लस 70,000 से जितना कमाते हैं उसका 18% आपको 5 साल के लॉक इन पीरियड के साथ जमा करना है। यही चीज 1974 में रिपीट की गई जब मनमोहन सिंह जी इकोनॉमिक एडवाइजर थे। और आपको और एक चीज बताता हूं, मोदी जी ने कहा कि ये घुसपैठियों को बांट देंगे। मोदी जी घुसपैठियों की बोल रहे हैं, कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो क्या घुसपैठियों के इश्यू है? हाँ। और एक चीज, 1971 में महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया था जहां 5 पैसे का हर बस टिकट पे 5 पैसे का सेस लगाया गया था बांग्लादेशी रेफ्यूजियों के लिए। हाँ, एक बार फिर बताइए। एक मिनट, एक सेकंड सर। 1971 से लेकर 2011 तक 444 करोड़ ये सेस जमा किया गया। इसका कोई हिसाब नहीं दिया है कांग्रेस ने आज तक। तो ये घुसपैठियों की बात जब की जा रही है तो कांग्रेस के पेट में क्यों दुख रहा है? मेरा एक ही सवाल है इनसे। ओके, बोलिए अजय वर्मा जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। रिबटल पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि उन्होंने बड़े पॉइंटर अटैक किए। उन्होंने सम्मानीय हैं और बुजुर्ग हैं हमारे। मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए थे तो कहा था कि हिंदुस्तान से मजाक नहीं, आप मजाक कर रहे हैं, मजाक नहीं है। तथ्यों पे बात कीजिए, विषय अंतर मत कीजिए। आपके बीच में नहीं बोला। अजय जी, आप विषय अंतर मत कीजिए। वास्को डिगामा बोल सकते हैं तो पप्पू भी तो सुन लीजिए जनाब, अपने सवाल पूछा है तो सुनने का मादा रखिए। सवाल पूछा है तो सुनिए, झूठ मत फैलाइए। विषय अंतर मत कीजिए। एक मिनट रुकिए प्लीज, मेरा रुकिए। मैं दोनों के 1 मिनट रुकिए। नहीं, ऐसे नहीं सुनिए इस तरह। मैं एक मिनट रुकिए सुरेश जी, 1 मिनट रुकिए अजय जी। देखिए, मैं कह रहा हूं, हम सब कह रहे हैं ना, मतलब खास करके विपक्ष, एक तरफ से बीजेपी का हमला है, दूसरी तरफ विपक्ष कह रहे हैं कि भाई बरगलाया जा रहा है। इस बीच गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। शुक्रिया। हाँ, 1 मिनट में आपके पास। शुक्रिया गोपाल जी। लेकिन मैं अजय जी, और सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, देखिए ये डिबेट जो है ना, ये क्योंकि आज डोमिनेट कर रही है तो हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करें जी। हम बिल्कुल मुद्दों पर बात करें, क्योंकि सुरेश जी ने अभी कुछ स्पेसिफिक मुद्दे उठाए। तो अजय जी, सवाल यह है कि कांग्रेस का एक बैकग्राउंड रहा है, अब वो बैकग्राउंड आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, सही है, वो उसको लेकर वो कुछ पॉइंट उठा रहे हैं कि कांग्रेस का एक बैकग्राउंड रहा है, उसके आधार पर मैं चाहता हूं उस बिंदु और पर आप जो जी
ये देखिए, ये मैं उसी मुद्दे को तरीके से बताने जा रहा हूँ। ये आईएएस के ऑब्जेक्टिव यस और नो में नहीं हो सकते कि आप हाँ ना में बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2014 में वादा किया था कि हम हिंदुस्तान से हर घुसपैठिए को भगा देंगे। क्या भाई साहब हमारे बताएंगे कि 2014 से 24 तक कितने घुसपैठिए भगाए हिंदुस्तान ने और किसकी जिम्मेदारी है? दूसरा नंबर सुन लीजिए, क्या भारत का संविधान धर्म के आधार पर वोट मांगने की अपील या तुष्टीकरण की राजनीति करता है? भवानी के नाम पर उद्धव ठाकरे को चुनाव आयोग नोटिस दे देता है, भवानी लिखने के नाम पर। जय भवानी और नरेंद्र मोदी जी की 17 शिकायत हमने करी है। अजय जी प्लीज एक मिनट रुकिए। अजय जी प्लीज, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सुरेश जी ने जो पॉइंट रख रहे हैं ना, उसका हम लोग अगर देखिए, कांग्रेस के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है और आपके पास और मेरे साथ जो है समाजवादी पार्टी से जो है अशोक यादव, मैं चाहूंगा कि ये जो आरोप है इसकी सच्चाई देखिए। आप सुनिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हैं और आपका अधिकार है और आप मेरे कार्यक्रम में आते खुलकर लगाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आज भी अगर आप बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने में जाएंगे तो उससे आप जो भ्रम की, आपको अगर लग रहा है भ्रम, उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, देखिए स्पष्ट करना जरूरी है। मेरे हाथ में एक अखबार की कटिंग नहीं, मैं अभी ये लेकर आया हूं खबर। देखिए कांग्रेस का जो पूरा इतिहास अभी सुरेश जी ने कहा, उसी में जोड़ रहा हूं मैं। मेरे पास एक खबर है, 4 महीने पुरानी खबर है और ये कन्नड़ टीवी का एक जो है कन्नड़ चैनल है उसकी है और इसमें सिद्धारमैया का बयान है। सिद्धारमैया कह रहे हैं, आई विल शेयर वेल्थ ऑफ द नेशन टू मुस्लिम्स। मैं देश की संपत्ति को मुसलमानों में शेयर करूंगा। यह सिद्धारमैया का 4 महीने पुराना बयान जो है, एक टेलीविजन चैनल जो TV9 कन्नड़ा है, ये उसका क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो पूरा बैकग्राउंड है, 4 महीने पहले जो बात सिद्धारमैया कह रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस के घोषणा पत्र में उसका एक हल्का सा जिक्र है, उसके बाद राहुल गांधी उसको हैदराबाद में बढ़ा देते हैं। तो ये कुल मिलाकर फिर जो कह रहा हूं, और कांग्रेस का एक बैकग्राउंड है, उसके आधार पर अजय जी ये तमाम आरोप लग रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको स्पष्ट करना बड़ा जरूरी है। स्पष्ट तो करने में जा रहा हूं। बताइए, क्या किसी एक समुदाय को घुसपैठिया कहना भारत का संविधान अलाउ करता है? प्लीज सुरेश जी रुक जाइए, आप प्लीज रुक जाइए सुरेश जी। और अजय जी, मैं आपसे तीसरी बार चौथी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी डिबेट इस पे नहीं घुसपैठिया कौन है कौन नहीं, मेरी डिबेट इस पे नहीं है घुसपैठिया कब आए कब नहीं है। मैं फिर उसमें जाऊंगा तो मेरे पास अलग तथ्य है, मैं उनमें डिटेल में नहीं जाना चाहता। अभी मोटा सवाल कांग्रेस की मंशा पर उठा है कि कांग्रेस की मंशा इस देश की संपत्ति को छीन करके वो जो है एक वर्ग विशेष में बांटने की, और उसके लिए हम आपको लगातार उसके सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। देखिए 30 सेकंड में एक उदाहरण देके आप समझा दूंगा, आपको मंशा भी और स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी, पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। सुबह ही सुबह 4 लोग घूमने जाते हैं, एक चिड़िया चू 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 ची 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 बोल रही थी। उसमें एक पहलवान थे, एक पंडित जी थे, एक व्यापारी थे, लाला जी थे, और एक अपना मतलब 4 लोग जैसे जाते हैं घूमने, पंडित जी और एक मौलाना थे। तो मौलाना से पूछा गया कि ये चिड़िया क्या कह रही है। अब आप देखिए, चिड़िया तो एक ही चीची बोल रही थी, 4 लोगों के विचार सुन लीजिए, समझ जाइए। वो कह रही है कि चिड़िया बोल रही है खुदा तेरी कुदरत, खुदा तेरी कुदरत। सुरेश जी एक मिनट, उसने दूसरे पंडित जी ने क्या कहा? सर 10 सेकंड। अजय जी पंडित जी ने कहा राम सीता लक्ष्मण। अजय जी सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज। पहलवान ने कहा, सुना रहे एक पहलवान हकीकत आप हेडिंग अपने गलत है, ये गलत है, पढ़ दीजिए, ये गलत है। ये बीजेपी IT सेल का प्लांटेड किया हुआ है। ये उन्होंने पूरे देश के लिए कहा। इसका खंडन क्या है? इसका खंडन क्या है? मैं बता रहा हूं आपको, सुनिए, मैं इसका खंडन में चाहता हूं। अगर किसी के पास इसका खंडन है, मुझे आप अभी खंडन दिखा दीजिए। तीसरा भी सुन लीजिए, चौथा। नहीं सर, पहलवान बोला, वो कह रही है दंड बेशक कसरत, और सब्जी वाला बोला, वो कह रही है नींबू नारंगी कम रख। तो ये तो इन लोगों की सोच और बुद्धि की बात है। प्लीज रुक जाइए सुरेश जी, सुनिए अजय जी प्लीज, अजय जी प्लीज, सोशल फैब्रिक खत्म करना चाहते हैं। अजय जी चुनाव हार रहे हैं तो बांटने की राजनीति, सामाजिक समरसता खत्म। कोई ऐसा बयान किसी कांग्रेस के बड़े नेता ने, ना राहुल जी ने दिया, ना सोनिया जी ने दिया, ना खड़गे जी ने दिया, ना प्रियंका जी ने दिया, सिद्धारमैया जी ने किसी विषय में दिया। कर्नाटक के विषय में कोई चीज कहा तो संविधान के अनुसार कहा है, वहां का संविधान अलाउ करता है, कोई अलग ऐसा नहीं कहा। कौन सा संविधान अलग है भाई? कि मंगलसूत्र को बेइज्जत करके भारत की 70 करोड़ महिला को अपमानित करेंगे। सुरेश एक मिनट, देखिए अजय जी हो क्या रहा है कि आप, फिर मैं कह रहा हूं, मैं आपसे चौथी 5वीं बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं और अब गोपाल जी के पास जा रहा हूं
क्योंकि मैं अजय जी चौथी पांचवी बार मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने ये कहा कि कोई जो भ्रम की स्थिति है, और मैं फिर कह रहा हूं कहानियां नहीं, ये हकीकत जो है, इस हकीकत पे आना चाहिए, हमें फैक्ट्स पे बात करना चाहिए। कहानी आप कहेंगे तो फिर कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर जो बीजेपी प्रहार कर रही है, वो और ज्यादा प्रहार जो है मजबूत होंगे। अगर सिद्धारमैया का बयान है, कांग्रेस नेताओं का बयान है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संपत्ति की गणना करने में ऐतिहासिक कदम उठाएंगे, तो उन सबको लेकर जो चीजें हैं मुझे लगता है वो कहानी से नहीं जाएंगी। लेकिन मैं आऊंगा आपके पास, उससे पहले मैं डिबेट में दो और मेहमानों को ले आता हूं। गोपाल जी, यहां कांग्रेस की तरफ से जो है अजय वर्मा जी ने आपके जुड़ने से पहले कहा कि हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कुछ है ही नहीं, फिर इस तरह की बातें करके आप लोग जो है हिंदू मुस्लिम बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले चरण में ये लोग 80 सीटें जो है जीत रहे हैं। देखिए अशोक जी, जिस तरह से अभी अजय जी को मैं सुन रहा था, वो विषय को डाइवर्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। स्पष्ट बात है, कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, क्योंकि मैं अर्थव्यवस्था को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, ट्रैक भी करता हूँ, जानता भी हूँ। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट रूप से है कि हम प्रॉपर्टी सर्वे करेंगे, वेल्थ सर्वे करेंगे, उसके डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात उन्होंने बहुत स्पष्ट की है। अब उसके बाद की बात को इंटरप्रिटेशन और उसके हिसाब से भी देख के भी स्पष्ट रखता है कि जब मनमोहन सिंह का बयान पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे स्पष्ट रूप से है कि माइनॉरिटीज का इस देश की संसाधनों पे पहला अधिकार है, तो यह बात फिर कांग्रेस जिस तरह से इकोनॉमिक मॉडल पे बात करती है कि देश में बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट इन सब कम्युनिटीज को इनके खिलाफ उनके कंटिन्यूअसली बयान आते हैं, इन सबको साथ में लेके जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये अर्बन नक्सलिज्म की तरफ की बातें जो चल रही हैं वो अपने आप में नहीं, तो क्या आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि आपका स्पेसिफिक कुछ हुआ है? मैं सीधा जानना चाहूंगा। नहीं, इंटरप्रिटेशन नहीं है। इन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन मॉडल के लिए सर्वे के साथ इनकम को, इनके ट्विटर हैंडल देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि देश की 1% इनकम, 1% लोगों के पास 22% की इनकम है। अरे तो यह 50 साल जब इनके पास सत्ता में था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो बात है, उसके अंदर वेल्थ टैक्स इन्होंने लगाया, इन्होंने कई तरह के जो बियरर बॉन्ड लेके आए, तो यह जो वेल्थ टैक्स जो लगाया, रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात की, और ये जो 74 की अभी सुरेश जी बता रहे थे, 1974-75 में इंदिरा गांधी ने 15% का जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया। तो यह सारी बात जिस तरह से ये कर रहे हैं, ये अपने आप में देश की आर्थिक विकास को पूरी तरह से सबवर्ट करके, गला घोट के डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात कर रहे हैं, वो पूरा स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि हम सर्वे करेंगे, वेल्थ को असेस करेंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के वेल्थ को असेस करेंगे, और असेस करके उसमें उसको जो एक्सेस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब ये एक्सेस की क्या डेफिनेशन है? ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने कहा कि एक्सेस जो है उसकी क्या, मैं उस बिंदु पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले अशोक यादव जी को इस डिबेट में ले आता हूं। अशोक यादव जी, कुल मिलाकर यह है कि देखिए, सर्वे की बात है और आर्थिक सर्वे की भी बात है, कांग्रेस कर रही है, राहुल गांधी ने भी आर्थिक सर्वे की बात कहा, और सिद्धारमैया का मैंने एक बयान बताया 4 महीने पहले, जिसमें वो कह रहे हैं कि नेशन की जो संपत्ति है वो मुस्लिम्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी, और उसके बाद अब ये जो है सर्वे की बात आती है और उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है। तो इसका ये जो पूरे कुल मिलाकर अगर आप एक से एक जोड़ते हैं, तो फिर जो है हिसाब किताब तो वही बैठ रहा है जो प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। देखिए अशोक जी, अगर झूठ बोलने और मिसलीड करने में, भ्रम फैलाने में अगर किसी राष्ट्राध्यक्ष को अगर सर्वोच्च पुरस्कार मिलना चाहिए तो हमारे 56 इंच वाले साहब को मिलना चाहिए। ये लगातार झूठ पे झूठ, भ्रम पे भ्रम, और सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक हर तरह का अलगाववाद की बात किया जाता है इनके द्वारा। आप ये बताइए, जिस भाषा का इस्तेमाल आज नहीं सर, एक मिनट अशोक जी, आपको रोक रहा हूं, आप पूरी बात करिएगा। आपने प्रधानमंत्री को लेकर 3-4 बातें कह दी, मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन मैंने जो बात कही आर्थिक सर्वे, अब मैं फिर कह रहा हूं, हम भाषण अभी हम बहुत सारे दे सकते हैं, सब दे सकते हैं, लेकिन मैं फिर बड़ा स्पेसिफिक पूछ रहा हूं। अगर आर्थिक सर्वे की बात है, वेल्थ के बंटवारे की बात है,
ठीक है ना। और तो फिर इसके मायने क्या हैं? क्या इसके मायने? ये तो इसके मायने, अगर आप कांग्रेस के घोषणा पत्र को समझ पाए तो आप समझाइए कि आर्थिक सर्वे करके इसका जो है वेल्थ का बंटवारा, इसका मायने क्या है? क्योंकि ये बात तो झूठ नहीं ना, ये तो सच है ना। देखिए, जो आर्थिक सर्वे की बात जहां तक आप लोग कर रहे हैं, मुझे जहां तक जानकारी है वो आर्थिक सर्वे इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया हुआ जिस तरह से अमीरों और गरीबों के बीच की जो खाई है अशोक जी, वो लगातार चौड़ी होती जा रही। तो अगर इस तरह का भारत में अगर इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो ये बहुत ही गलत है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे होगा? कोई फॉर्मूला? क्योंकि आप भी इंडी गठबंधन में, ठीक है, मैं ये मान गया कि भाई ये मोटे तौर पर चलो ये कि भाई मैं आ रहा हूं, मैं ये मान गया कि चलिए भाई वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं। अब मुझे बताइए उसका डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, आप लोगों ने इंडी गठबंधन की बैठक होती है या पूरा इंडी गठबंधन एक साथ है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उसका कोई फॉर्मूला आपके पास है क्या? देखिए, ऐसा है, उन्होंने एक सर्वे के तहत उन्होंने बोला कि जिस तरह से, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, सपोज दैट अगर उसकी सैलरी 1 लाख है और अगर उसने 20 साल सर्विस के दौरान अगर उसके परिवार के और उसके पास 20 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी है, तो वो बिना आर्थिक सर्वे के कैसे पता चलेगा? अरे तो ऐसे लोगों की बेनामी संपत्तियों गोपाल जी रुकिए, अखिलेश जी की संपत्ति का अनुराग एक मिनट रुकिए, एक मिनट, अशोक जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पर आ रहा हूं जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात है उस पर। जी हाँ, बोलिए। तो ये इस तरह से अगर आर्थिक सर्वे नहीं होगा तो जो आदमी लूट खसोट करके पैसा रखा देश का, वो कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से माननीय मोदी जी ने कहा है एक धर्म विशेष को लेकर के और उसको घुसपैठिए से जोड़ा है और धर्म विशेष को लेकर माननीय मनमोहन सिंह अच्छा ये बताइए, एक मिनट सुरेश जी प्लीज, एक मिनट रुकिए सुरेश जी। नहीं, प्रधानमंत्री जी ने धर्म विशेष से कहा, उन्होंने घुसपैठिए शब्द इस्तेमाल किया, अगर आपने सुना हो। एक मिनट रुकिए, उन्होंने घुसपैठिए शब्द बोला, उन्होंने धर्म विशेष के लिए कहां बोला, बताइए कहां उन्होंने धर्म को ले? नहीं, सुनिए अशोक जी, क्या जो राजस्थान में रैली थी उन्होंने एक धर्म आपकी इंटरप्रिटेशन है ना सर, वो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। आपने, प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया कहा, आपने कहा मुस्लिम बोल रहे हैं, तो वो आपकी इंटरप्रिटेशन है ना। प्रधानमंत्री ने तो मुस्लिम शब्द इस्तेमाल ही नहीं किया। ये बताइए, सुन लीजिए, माननीय मोदी जी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया था? पहले आप ये बताइए। क्या किया था कि नहीं किया था? किया था कि नहीं किया था? क्या चीज, फिर से बोलिए प्लीज। माननीय मोदी जी ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया था कि नहीं किया सर। सुरेश जी, नहीं किया सर, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, नहीं किया। बात कर रहे हैं सर, नहीं किया। प्रधानमंत्री ने घुसपैठिया शब्द बोला। प्रधानमंत्री ने, सुनिए अशोक जी, मेरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, ठीक है ना। अब मैं यही कह रहा हूं, ये आप लोग हैं जो ट्रैप में फंसते हैं। पीएम ने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, कहा ज्यादा बच्चे वाले, और एक उन्होंने कहा दूसरा शब्द घुसपैठिया। अब इसको लेकर के आप अगर मुस्लिम को इशारा कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोग खुद मुसलमानों के बारे में धारणा बना रहे हैं कि वो घुसपैठिया और ज्यादा पीएम ने मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं आपको कह रहा हूं। आप चेक कर लीजिए, मैं आपके पास आता हूं 5 मिनट में, आप पीएम को बयान सुनिए, चेक कीजिए, और मुस्लिम कहा था तो मुझे सुनाइए, मैं माफी मांग लूंगा। मैं पीएम के बयान को देखकर ही डिबेट पे आया हूं। नहीं सर, तो पीएम का बयान फिर देखिए, मेरा आपसे निवेदन है। मैं पीएम के बयान को 4 बार सुन चुका हूं सर डिबेट में आने से पहले। मुझे मालूम था सवाल उठेगा, और प्रधानमंत्री के बयान में कहीं भी प्रधानमंत्री, एक मिनट रुकिए, लेकिन मैं एक चीज पर और आता हूं जो आपने कहा, मैं उस पर आ रहा हूं, रुकिए 1 मिनट। मैं एक चीज पर आता हूं अजय जी, जो एक फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अब मेरा एक छोटा सा, 1 मिनट रुकिए, मैं छोटा सा एक बात पूछ रहा हूं। मेरा सवाल सिर्फ ये है, जब आप कहते हैं कि संपत्ति का बंटवारा करने के बाद, जब आप कहते हैं सर्वे होगा उसके बाद संपत्ति का बंटवारा होगा, तो एक कोई फॉर्मूला तो बनाना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल उठाता हूं। मेरे पास कुछ लोगों की संपत्ति की जानकारी है। सवाल यह है कि राहुल गांधी जी के पास करीब 17 करोड़ की संपत्ति है, वो सिर्फ एक सांसद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास 2 करोड़ की लगभग संपत्ति है, कई सालों से वो प्रधानमंत्री रहे। डीके सुरेश जी के पास 1214 करोड़ की संपत्ति है। खड़गे जी के पास 20 करोड़ की संपत्ति है। अशोक श्रीवास्तव के पास जो है वो 10 लाख की संपत्ति है। अब ये संपत्ति का आप आकलन कर लेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, राहुल जी के खाते में कितनी जाएगी, खड़गे जी के खाते में कितनी जाएगी, और उसके बाद जो है डीके सुरेश जी के खाते में कितनी जाएगी, और मोदी जी के खाते में, अशोक श्रीवास्तव के खाते में कितनी आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन करके मुझे बताइए कोई क्या फॉर्मूला हो सकता है। देखिए, इस देश में उस 22 घराने या उन लोगों की भी संपत्ति का आप अगर ब्यौरा लाते, मैं लाया नहीं ना, मैं बता देता कि अडानी साहब की कितनी संपत्ति थी। 602 नंबर से दूसरे नंबर पे आ गए। के लोग हैं सर, अंबानी नहीं, वो 22 लोग हैं। उनका सर्वे करने की जरूरत नहीं, उनकी तो कितनी वेल्थ है वो ऑन पेपर है। मोदी जी ने 2 ऑन पेपर है, 2 बात करी उसमें कि 2 बच्चे जिसके ज्यादा होते हैं
अभी देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि आप कितने भाई बहन हैं? फिर क्या आप भी दो ही बच्चे हैं? विषयांतर कर रहे हैं। क्या आप किस तरह की बात करते हैं यहाँ बैठकर? शेल कंपनी और मुनाफा, शेल कंपनी बैठ में बीच में मुखौटा चेहरा बन के बैठ जाते हैं आप। आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है सिवाय इसके एक बीजेपी की IT सेल से एक लिफाफा दे देते हैं आपको कि ये पढ़ के बोलिए और इसे बचाइए। प्रधानमंत्री के खिलाफ हमने चुनाव आयोग को शिकायत दी है, चुनाव आयोग ने सबके खिलाफ, चुनाव आयोग को उद्धव ठाकरे के ऊपर खिलाफ शिकायत हो जाती है जय भवानी कहने के ऊपर। चुनाव आयोग को शिकायत करने का आपको पूरा भारत का संविधान धर्म के नाम पर राजनीति और आप शिकायत करिए, लेकिन सवाल यह है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, उसके बाद मैं फिर मेरी मेहमानों से अपील है कि हम थोड़ा सा अगर गंभीरता से डिबेट करेंगे। लेकिन देखिए आपने कहा ना, एक मिनट सर, एक मिनट सर रुकिए, नहीं सर, एक मिनट, नहीं मोदी जी मुद्दों से नहीं, अरे सर अजय जी सुनिए, एक मिनट अजय जी, एक मिनट रुकिए प्लीज, रुकिए दोनों लोग। देखिए अजय जी रुकिए, नहीं अजय जी प्लीज, अजय जी, सुरेश जी एक मिनट रुकिए, नहीं सुरेश जी, नहीं अजय जी सुनिए, अजय जी आप बड़े सुनिए, अजय जी बड़ी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए अजय जी, आप बार लिफाफा, IT सेल, ये जितने शब्द आप इस्तेमाल, कहानियां, ये तमाम मुद्दों से भागना हो रहा है सर, ये तमाम मुद्दों से भागना हो रहा है सर। मैं कह रहा हूं, मैं फैक्ट नहीं सर, मैं फैक्ट लेके बैठा हूं, तो सर मैं फैक्ट लेके बैठा हूं, आप जवाब नहीं दे रहे। मैं एक ब्रेक लेता हूं, मैं कोशिश करूंगा अगर ब्रेक के बाद, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, नहीं ये सर, ये आप चौथी बार बोल रहे हैं, इससे एक मिनट रुकिए सर, प्लीज रुकिए, मैं आप दोनों के माइक बंद करवा दूंगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आप दोनों के माइक बंद है, आप दोनों के माइक बंद है, और बार बार अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है, लेकिन आप जवाब नहीं, जिससे कोई फायदा नहीं होगा। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है, कहानियां सुनाएंगे, तो आप जो है जनता की नजर में आप कमजोर माने जाएंगे। आप कहानियां सुना के डिबेट का टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डिबेट में कमजोर साबित हो रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर आरोप पुख्ता हो रहे हैं। अगर ब्रेक के बाद आपके पास सही जवाब हो, पुख्ता जवाब हो, तो उनको जरूर दें, क्योंकि मुझे लगता है इसमें कांग्रेस जो है बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। खास करके मेरे जो मेहमान जो जवाब दे रहे हैं, जो फैक्चुअल जवाब नहीं दे रहे, मैं चाहूंगा कि फैक्चुअल जवाब दें, भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आता हूं मैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ये मार्केट का तो क्या है?
कभी ऊपर कभी नीचे। मैं तो अपने पैसे ऐसे दूर ही रखता हूँ। तो तू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना। और म्यूचुअल फंड्स यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे भी म्यूचुअल फंड्स हैं जो तेरी तरह मार्केट से दूर रहते हैं। ये कौन सा म्यूचुअल फंड्स है? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स। ये सिलेक्टिव इंटरेस्ट बेयरिंग कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी मार्केट में नहीं करते। ये रेगुलर रिटर्न्स देते हैं, मतलब रेगुलर इनकम। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात? करेक्ट। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वेट। हाँ, ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे। एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं दूसरे दौर का जो है वो घमासान, और उसमें जो है संपत्ति बंटवारे पर जो इस वक्त जो चल रहा है घमासान, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। किस तरह से कांग्रेस के ऊपर जोरदार हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसको लेकर के बीते 2 दिन से यही मुद्दा पूरे चुनाव को डोमिनेट कर रहा है। कांग्रेस ने इसकी शिकायत सीधा जाकर चुनाव आयोग से भी कर दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर गलतफहमी फैला रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि भाई जो हम सवाल उठा रहे हैं उन सवालों का जवाब दीजिए, क्या कांग्रेस की मंशा ऐसी है? क्योंकि इस पूरी डिबेट में बार बार कुछ चीजें चल रही है। इससे पहले कि मैं डिबेट आगे बढ़ाऊं, ये जो पूरी मंशा लेकर के, जो कांग्रेस की मंशा को लेकर और बीजेपी जो संपत्ति बंटवारे और ये जो सर्वेक्षण की बात में जो कर रही है, उसके पीछे पूरा एक बैकग्राउंड है। और वो बैकग्राउंड में बार बार मनमोहन सिंह के एक बयान का भी जिक्र होता है। अभी मैंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमान शब्द नहीं कहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं खुद बता दूं, एक जगह मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन वो शब्द उन्होंने मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा। और वो मनमोहन सिंह का बयान जो था वो ये था कि संपत्ति में, देश की संपत्ति में पहला जो हक जो है वो पर्टिकुलरली उन्होंने अल्पसंख्यक और पर्टिकुलरली मुस्लिम शब्द कहा। और ये जो पूरा इंडिया अलायंस का जो पूरी सोच है उसको लेकर के मैं आपको मनमोहन सिंह का बयान सुनवा देता हूं और कुछ दिन पहले जो अरविंद केजरीवाल है उनका बयान सुनवा देता हूं। इससे आपको कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। जरा बयान सुन लीजिए। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. बंबई के अंदर इस देश का जो सबसे अमीर आदमी है, बताते हैं उसका घर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। गलत तो नहीं करा? वहां की सरकार की हिम्मत नहीं है जो उसको कुछ कर दे। हमारी सरकार अगर वहां होती उसकी प्रॉपर्टी तोड़वा देती। पूरी मंशा समझिए। मनमोहन सिंह कहते हैं कि देश की संपत्ति पर जो है डेवलपमेंट का जो फ्रूट्स हैं वो अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम्स को जो है उस पर मिलना चाहिए। और वो कहते हैं कि उनका संपत्ति पर पहला अधिकार है। और अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति पर अंबानी की बिल्डिंग बनी हुई है। और इसके कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट बात और भी है। आपको याद है 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने, जब तक आदर्श आचार संहिता लगती है, देश की राजधानी दिल्ली में 143 अहम संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम कर दी थी। और वक्फ के नाम जो संपत्ति जाती है उसमें आप उसको अदालत में भी चुनौती नहीं दे सकते, उसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के पास जाना पड़ेगा। तो ये जो पूरा का पूरी जो तस्वीर बनती है वो ये बनती है कि कहीं ना कहीं अपीजमेंट की पॉलिसी है, अपीजमेंट का मकसद है, और जो है उसको लेकर के जो पूरे प्रहार हो रहे हैं। सुरेश नखवा जी बोलिए। अशोक जी, हाँ मैं आ रहा हूँ। गोपाल जी 1 मिनट आ रहा हूँ। हाँ बोलिए। कांग्रेस के सीनियर सिटीजन प्रवक्ता आए हैं हमारे पास,
उनसे मेरे सिर्फ 3 मुद्दे हैं, जो 3 सवाल मेरे को उनको पूछने हैं। कि ये अभी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने ओबीसी भी बोला, शेड्यूल कास्ट भी बोला, आपने बयान सुना। अब मैं इनको सुनाता हूँ। सिर्फ 1.5 साल पहले 20 जुलाई 2022 को इनके गुजरात कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने, उनका स्टेटमेंट है, मैं वीडियो चला सकता हूं अभी, कि हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि लघुमती, गुजराती में लघुमती बोलते हैं माइनॉरिटी को, माइनॉरिटी का सबसे पहला राइट है। तो ये इनके गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? अब दूसरा मुद्दा, अब हम आंकड़ों पे आते हैं। कर्नाटका का सिद्धरामैया गवर्नमेंट का बजट देख लीजिए, इसमें जो हिंदू मंदिर हैं, मैं बजट के ऑफिशियल फिगर्स कोट कर रहा हूं जो हाउस में पास हुआ है, हिंदू मंदिरों से 445 करोड़ लिए गए हैं, जबकि वक्फ बोर्ड और बाकी पिलग्रिमेज साइट्स पे माइनॉरिटीज के 330 करोड़ दिए गए हैं। तो ये है इनका डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला। और जैसे मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 25 से 25 से 30 तक के कारण जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम बहुसंख्यकों का पैसा रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके अजय जी, स्पेसिफिक जवाब, फिर मैं गोपाल जी और अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। स्पेसिफिक जवाब जी। अशोक जी, मैंने आप जो बयान मनमोहन जी का दिखा रहे हैं उसका पूरा आप सुनाइए। देखिए उसमें, उस बयान से पहले आप क्या, तो मैं सुना दूं अगर आप आदेश करें तो। उसमें पूरा कहा गया था, उन्होंने उस बयान में शुरू से जहाँ था उसके बाद काट के आपने दिखाया। ये जो बोला ये भी था, उससे पहले उन्होंने कहा था एससी को नहीं, तो उससे पहले का बयान तो इसमें जोड़ो ना। आप चाह रहे हैं कि मैं उनकी पूरी स्पीच सुना दूं? उसमें 15 सेकंड और जोड़ दीजिए। उन्होंने कहा था इस देश में ओबीसी, एससी, माइनॉरिटीज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, अभी मैं माइनॉरिटीज में 6 लोग आते हैं। फिर उन्होंने कहा स्पेशली, नहीं मेरी आप समझिए, उन्होंने स्पेशली क्या कहा? माइनॉरिटी स्पेशली अरे भाई, पूरे देश में, हिंदुस्तान में 80 बीच के चुनाव पर देश के प्रधानमंत्री रोज कहते रहते हैं स्टेट्स की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां क्या पोजीशन है, वहां की पॉपुलेशन की। कर्नाटक के ऊपर बता रहा हूं सर, दूसरा जवाब, कर्नाटक की भौगोलिक स्थिति क्या है, वहां क्या पॉपुलेशन का रेशो है, उसी के हिसाब से तो करेंगे, या भाजपा के प्रोपेगेंडिस्ट और जो एजेंटिस्ट कह देंगे उसके हिसाब से करेंगे? अब मैं आपको बता देता हूं। चलिए, आपने कहा, मैं 2011 का कम्युनल वायलेंस बिल क्या था जो कांग्रेस लाना चाहती थी, उसमें क्या प्रावधान था, जरा देश को बताइए। देखिए अशोक जी, बताइए सर, स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं मैं स्पेसिफिक सवाल नहीं, क्योंकि आज की जो डिबेट है, नहीं सर, उसी मुद्दे की डिबेट थी ना, उसी आधार पर है, पे नहीं है ना। मैं आपको, चलिए ठीक है, आप नहीं बताएंगे, अब रुकिए एक मिनट सर, मैं आपको बता देता हूं। 2011 में कांग्रेस ने, यूपीए सरकार ने कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की थी, जिसको विरोध के कारण रोक दिया था, बीजेपी के विरोध के कारण। उस कम्युनल वायलेंस बिल का प्रावधान यह था कि अगर देश में कहीं भी सांप्रदायिक दंगा होता है तो पहले ही मान लिया जाएगा कि दंगा हिंदुओं ने करवाया और हिंदू उसके लिए, दंगे के लिए जिम्मेदार होगा, हिंदू की गिरफ्तारी होगी। कोई भी अल्पसंख्यक जाकर ये कह सकता है कि भैया ये दंगा इसने करा, और उसके बाद हिंदू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये कांग्रेस का न्याय की जो बात है, जब हम बार बार कांग्रेस न्याय पत्र कह रही है, तो कम्युनल वायलेंस बिल में कांग्रेस का न्याय का फॉर्मूला यह था कि सांप्रदायिक दंगा होते ही हिंदू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यह न्याय का फॉर्मूला ही आज जो है ये संपत्ति के बंटवारे पर जा रहा है, और इसीलिए कांग्रेस इसमें घिर रही है, और इसलिए कांग्रेस को से सवाल पूछे जा रहे हैं। एक मिनट, तो सिख, बौद्ध, पारसी सब आते हैं, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, आप अल्पसंख्यक मुस्लिम ही आते हैं। हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों कि हिंदू? नहीं, हमें कोई चिढ़ नहीं है, दंगा होगा तो हिंदू ही जिम्मेदार होगा। हमें कोई चिढ़ नहीं है हिंदुओं से, ना हमें चिढ़ थी, ना हमें चिढ़ ना है, ना होगी। ये केवल इसको हिंदुओं के दुश्मन क्यों होते जा रहे हैं? पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल एजेंडा चुनाव जीतने के लिए भाजपा इसे केवल एक्सपोज करती है। गोपाल जी और एक मिनट, गोपाल जी और अशोक यादव, गोपाल जी बोलिए, क्या ये सारे एजम्पशंस पर है जो सारी बातें हो रही हैं, या उसके पीछे कुछ आप फैक्ट्स के आधार पर ये चीजें बढ़ा रहे हैं? देखिए, मैं 2-3 सेंटेंस मैनिफेस्टो से कोट कर देता हूं। ओके, बिल्कुल। पहली बात, ये तो मान रहे हैं सब, कांग्रेस भी मान रहे हैं कि इन्होंने सर्वे की बात की है। उन्होंने लिखा है कंडक्ट अ नेशन वाइड सोशो इकोनॉमिक सर्वे, है ना, ये चीज आप मान रहे हैं अजय जी। दूसरा उन्होंने क्या कहा है, बेस्ड ऑन दिस डेटा वी विल स्ट्रेंथन द एजेंडा फॉर एफर्मेटिव एक्शन। इसका क्या मतलब, जो डेटा आएगा, जो अलग अलग जो इनकम लेवल के लोगों का
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और अमीरों का या जो भी कैटेगरी का हम जो इकोनॉमिक सर्वे करके डेटा लेंगे, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट डेटा वी विल स्ट्रेंथन द एजेंडा फॉर एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन क्या होता है? रिडिस्ट्रीब्यूशन को ही तो एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। फिर तीसरा सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा में कोट कर रहा हूं, द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी इज नेसेसरी। तो ये जो तीनों सेंटेंस है, कंडक्ट अ नेशन वाइड सर्वे फॉर सोशियो इकोनॉमिक सेंसस पहला, उसके बाद बेस्ड ऑन दैट डेटा सेकंड पार्ट है, बेस्ड ऑन डेटा वी विल स्ट्रेंथन द एजेंडा फॉर एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन ये रिडिस्ट्रीब्यूशन है। थर्ड है कि द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी इज नेसेसरी। अब ये तीनों सेंटेंस को आप देख के क्लियर रिडिस्ट्रीब्यूशन बात कर रहे हैं। अब उसके बाद इसके एजेंडा को आप एनालिसिस करते हैं। मनमोहन सिंह ने क्या कहा? उन्होंने साफ कहा माइनॉरिटी मुस्लिम फर्स्ट अधिकार है। लेकिन एक और बात हमें देश को समझनी चाहिए कि इनका 50 साल देश पे राज था। इन्होंने बार बार माइनॉरिटी अपीसमेंट की बात की, ये किया, फर्स्ट अधिकार उनका है, और सच्चर कमेटी ने इनकी पोल खोल दी। तो यहाँ तो पूरी तरह से देश को झूठ पुलिंदा बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ। तो अल्टीमेटली इस मैनिफेस्टो में तो बहुत स्पष्ट है कि यह एंटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इनका एजेंडा है। या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो तेजी से आगे बढ़ रही है देश की प्रगति, उसको रोक के मुझे अशोक जी को लेना है डिबेट में। या जो डिस्ट्रीब्यूटिव मॉडल को लोगों की, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की, सब लोगों की विभिन्न वर्गों की। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि व्हाट दे मीन बाय एक्सेस। अब एक्सेस तो इनकी मर्जी है। किसी के पास 2 गाड़ियां है तो कहेंगे एक एक्सेस है, और वह माइनॉरिटी के पास 4 गाड़ियां है तो वो एक्सेस नहीं है। अशोक जी, मैं उसी पर अशोक जी, सवाल यही है कि जो चीजें हैं वो कांग्रेस ने स्पष्ट नहीं करी है। कांग्रेस ने एक्सेस उसकी बात कही, रिडिस्ट्रीब्यूशन की बात कही, आर्थिक सर्वेक्षण की बात करी, और उसको कुछ हद तक राहुल गांधी बढ़ाते हैं। फिर उसमें सिद्धारमैया का बयान आ जाते हैं, फिर उसमें कांग्रेस के गुजरात अध्यक्ष के बयान आ जाते हैं, कांग्रेस का पूरा बैकग्राउंड आ जाता है, कम्युनल वायलेंस बिल आ जाता है, मनमोहन सिंह का बयान आ जाता है। तो ये सारी जो तस्वीर है उससे निकल कर आती है। तो कुछ क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस को अपना घोषणा पत्र को मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पीएम को जाके बताना चाहते हैं? पीएम को बताने से देश को तो कम से कम बताएं कि उनके उस घोषणा पत्र के मायने क्या है। जहां 40 बार मुस्लिम जिक्र है और ये होता बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, मतलब हिंदूवाद कुछ नहीं चलेगा, लेकिन 40 बार अल्पसंख्यक की बात, 60 बार पीएम साहब कांग्रेस जो सारी कवायद हो रही है, माननीय मोदी जी के द्वारा या माननीय योगी जी के द्वारा या जो मीडिया के द्वारा, सारी कवायद के पीछे सिर्फ एक कारण है। अभी जो CSDS का सर्वे आया था उसमें 23% लोग महंगाई से परेशान, 27% लोग बेरोजगारी से परेशान, मात्र 8% लोग हिंदू मुस्लिम के ऊपर कंसर्न किए थे। यही सबसे बड़ी परेशानी कारण भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि उसका जो DNA है, जब तक उसमें हिंदू मुस्लिम का तड़का न लग जाए तब तक वो DNA उसका फुलफिल नहीं होता, तब तक भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी फुलफिल नहीं होती। उसी 8% को लेकर, अच्छा दूसरा चीज मैं बता दूं, जो 102 सीटों पर अभी रिसेंटली जो चुनाव हुए हैं उसमें उनकी हवा निकल गई है। उनको ये पता चल गया है कि हमारा जो 400 पार का नारा है वो गुब्बार की हवा निकल चुकी, उसमें पिन चुभ चुकी है। इसीलिए सोच रहे हैं आनंद फानंद में हम क्या करें। अब बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हिंदू मुस्लिम अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। यही माननीय मोदी जी थे 2017 विधानसभा चुनाव, यही मोदी जी कहते थे कि ईद में लाइट आती है, दिवाली में लाइट नहीं आती है। लेकिन हमारे जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने पूरा विद्युत घरों का सर्वे दिखा दिया, तब ये जाके माने कि हाँ उनके घर में आती थी, रुकिए सर, प्लीज रुकिए। अनुराग वर्मा रिस्पॉन्ड, मैं अनुराग वर्मा, देश के लिए बहुत एक मिनट रुकिए। तो इसीलिए मैं अनुराग वर्मा जी की वजह कि ऐसा है, पहले इससे पहले मैं सिर्फ एक बात कह दूं, फिर अनुराग वर्मा बोलेंगे। देखिए सर, अशोक जी, पहली बात तो यह है कि आप लोग मीडिया को बार बार दोष देते हैं, ठीक है ना। मीडिया को डिबेट तो तब भी करनी पड़ती है जब एक माफिया 16 हत्याओं का जिसका साबित हुआ,
जो है आतंकवादियों की जैसे हथियार लेके चलता था, उसकी मौत पर जब मातम पुरसी करने के लिए जाते हैं आपके नेता, तो फिर ये हिंदू मुस्लिम नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि वो उसकी छवि जो है आप लोगों ने जो है उस माफिया की एक मुस्लिम जो है एक उस तरह की बना छवि वाला, हाँ, ब्रदरहुड, मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप। जब उसके घर जाते हैं आप उसके बाद जो है तब भी मीडिया को देश देने से कुछ नहीं। दूसरी बात, एक सर्वे को लेकर आप CSDS, तो सर ऐसे 50 सर्वे हैं, उसके जवाब में 50 सर्वे आ सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपको लगता है कि महंगाई के कारण, क्या महंगाई से बचने के लिए अनुराग और ये सब चीजों से मुद्दा ना है इसलिए मीडिया भी इसमें शामिल हो गई है? देखिए अशोक जी, इस कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बातों में एक चीज सबसे मजेदार है, वो ये है कि ये लोग कुछ भी बोलें, इन्हें पता है कि सरकार तो बननी नहीं है, बोलो कुछ भी, होना है नहीं, करना है। ये तो हमसे ज्यादा इन लोगों को खुद को पता है कि सरकार ये कहां बना रहे हैं, कैसे बन सकती है, इन्हें खुद पता है बहुत अच्छी तरह से। वो तो कह रहे हैं पहले चरण में जो 80 सीटें जीत रहे हैं। अरे वो तो कहने, अभी 3 तारीख तक वो 80 की तो अभी जो है 500 हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 4 तारीख को पता लग जाएगा कि वो सब, हम लोग सब जगह देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो पता है। अच्छा, एक चीज और है, इंडिया अलायंस जब से बना तो इसके मूल में ये है कि मुस्लिम वोट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसके अलावा इंडिया अलायंस का कोई बैकग्राउंड है ही नहीं। उसका जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि वो मुस्लिम वोट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, जिससे कि एक कैंडिडेट जो जॉइंट कैंडिडेट हो वो बीजेपी को टक्कर दे सके। इससे भी बड़ी चीज क्या है कि अगर अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं कि वहां पे उत्तर प्रदेश में जिस समय इनकी सरकार थी, मुस्लिम अपीजमेंट की पराकाष्ठा थी, हर जगह मुस्लिम्स और यादव की पोस्टिंग होनी है, मुस्लिम्स और यादव को सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना है। तो हम ऐसा क्यों ना माने कि ये जो आगे की बात हो रही है वो इसी का एक्सटेंशन नहीं है। अच्छा, और दूसरी बात, अगर उनको इतना ही वो है कि हम जब सरकार में आएंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, तो आज जो अमीर बने हैं क्या वो ओवरनाइट 10 साल में बन गए हैं? इनकी सरकारों के टाइम पे नहीं बने थे। मैं तो यही फॉर्मूला पूछ रहा हूं। मैं दोबारा, एक मिनट अनुराग, मैं दोबारा पूछ रहा हूं। DK शिव कुमार के पास, कांग्रेस के नेता, 1000 करोड़ की संपत्ति है, उनके भाई के पास 500 करोड़ है, PM मोदी के पास 2 करोड़ है, राहुल जी के पास 17 करोड़ है, खड़गे जी के पास 20 करोड़ है, तो इस अशोक श्रीवास्तव का 10 लाख रुपए। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फॉर्मूला होगा कि आप खड़गे जी की संपत्ति लेकर या राहुल जी की संपत्ति लेकर मोदी जी को दे देंगे और जो DK शिव कुमार की संपत्ति है उसको लेकर अशोक श्रीवास्तव को दे देंगे? और फॉर्मूला क्या होगा भाई, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। अशोक जी, एक चीज मैं इसमें और ऐड करूंगा। मीडिया को गाली देना इसलिए भी आसान हो गया। मीडिया दुनिया को सच का आईना दिखाता है। मुस्लिम अपीजमेंट की जो राजनीति पिछले 50-60 सालों में हुई है और आज भी हो रही है, वो मुस्लिम, जब इन लोगों ने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करी तो राजनीति का में खराबी नहीं आई थी। मीडिया में कोई बिकाऊ मीडिया नहीं था और ये नहीं था। आज जब मीडिया ने काउंटर, उसको सच का आईना जनता को दिखाना शुरू किया तो इनको लगता है मीडिया बिक गया। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जल्दी से आखिरी कमेंट लूंगा, लेकिन कुल मिलाकर मैं फिर कहूंगा कुछ चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी, नहीं तो चीजें उलझती जाएंगी और आरोप जो है वो और ज्यादा गहरे होते जाएंगे। कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। RBI कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सहारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना, तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। अंत में कुछ समय है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन का ये कराने के लेकर कोई फॉर्मूला, अजय जी फिर मैं कह रहा हूं अगर कुछ स्पष्ट हम कर सके कि फॉर्मूला कैसे, ये कोई फॉर्मूला होगा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे। और फिर जो गोपाल जी ने कुछ बिंदुवार उठाए पॉइंट, वो कह रहे हैं आपके घोषणा पत्र में जिस तरह की बात है वो तो फिर साफ तौर पे माइनॉरिटी को इस तरह के स्पेशल वो स्टेटस देने वाली बात है। सर हम कभी भी माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात नहीं करते, हमेशा इनके छोटे से लेके बड़े नेता PM से लेके गोपाल जी एक मिनट रुकिए, गोपाल जी आप बीच में परेशान मत हो, आप बड़े योग्य आदमी हैं, आपके बीच में हम नहीं बोलते तो अशोक जी रोक लेते हैं। आप ज्ञानी पुरुष हैं, हम ज्ञानी लोग हैं, ज्ञानी समय कम है, जल्दी अपनी बात रख लीजिए। तो ये इनका एजेंडा है और इनका प्रोपोगंडा है, पॉलिटिकल विंडेटा है। चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोलेगा, रोज बोलो, सुबह बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो, ये मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, केवल तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे अशोक श्रीवास्तव जी, और उसको साबित करने के लिए फिर आखिर तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अजय जी सुनिए, आपने 5वीं बार बोला तोड़ मरोड़ झूठ। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैंने आपको मौका दिया कि भाई अगर हम फैक्चुअली कोई चीज करेक्ट और कर बता सकें, दूं, एक चीज कर दीजिए। हिटलर का प्रचार मंत्री फिर सर, अरे फिर सर उसने कहा है झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाएगा, सच हो जाएगा। ये 2035 में और जर्मन का क्या हाल हुआ था सर 1932 से 1945 के बीच। हम हिंदुस्तान की भलाई चाहते हैं, हम हिंदुस्तान को जर्मन नहीं बनने देना चाहते। अब गोपाल जी बोले क्योंकि मैंने 6 बार मौके दिए, मैं चाह रहा था पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड जवाब। है नहीं कोई पॉइंट सर मैंने 6 बार आपसे पूछा, लेकिन चलिए गोपाल जी आखिरी आपका कमेंट। देखिए ये बार बार कह रहे हैं कि माइनॉरिटी किससे लेंगे, ये तो स्पष्ट है, ये भी एग्री कर रहे हैं इन लोग। अब देंगे किसको, इस पे थोड़ा डाउट करना क्रिएट कर रहे हैं। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, मैं कोट कर रहा हूं आपके मैनिफेस्टो से, द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ माइनॉरिटी इज नेसेसरी, पहला। दूसरा उनने फिर आगे कहा है, वी विल एंश्योर दैट माइनॉरिटीज रिसीव देयर शेयर। ऐसा क्यों नहीं लिखा कि सबको बराबर हिस्सा मिलेगा?
ठीक, ये साफ लिख रहे हो आप, माइनॉरिटी को दिया जाएगा। ओके, और फिर आप कह रहे हो कि माइनॉरिटी की बात नहीं वही मैं कह रहा हूं, जब आप इतना ज्यादा माइनॉरिटी और इतना ज्यादा अल्पसंख्यक करते हैं तो उससे लिख डाउट रहे हैं कि माइनॉरिटी को शेयर देंगे। हाँ। और क्या चाहिए? ओके, यानी अमीर जो लोगों से ले लेंगे गवर्नमेंट ओके 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 सुरेश जी 30 सेकंड सिर्फ। ओके, हाँ 30 सेकंड। हाँ सर, चंदा लो, धंधा दो का धंधा हमने नहीं करा, रेड्डी से हमने पैसे नहीं लिए। चुनावी सभा मत बनाइए प्लीज, बड़े गंभीर विषय है। 30 सेकंड में अपनी बात कर दीजिए। 2011 में चुनावी सभा मत बनाइए प्लीज। हाँ, टेलीग्राफ की रिपोर्ट है 2011 में। अब ये कह रहे थे अजय जी कि SC ST OBC का भी कहा मनमोहन सिंह जी ने। 2011 की टेलीग्राफ की रिपोर्ट है कि मनमोहन सिंह जी OBC कोटा जो 27% है उसका सब कोटा 6%। अभी तो आप विदेशी अखबारों की चर्चा कर रहे थे, टेलीग्राफ एजुकेशन और जॉब्स में रिजर्वेशन देना चाहते थे। ओके, ये OBC के हितैषी बनते हैं। चलिए ओके, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन आज क्यों जाए, मैं फिर कह रहा हूं इस पर डिबेट अभी होगी, क्योंकि आज भी बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है, बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं, और मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में मुद्दा डोमिनेट करेगा और इस पर हम फिर डिबेट करेंगे। कोशिश करेंगे इस मुद्दे पर कुछ क्लैरिटी आए, या कम से कम कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर अपनी चीजें स्पष्ट कर सके, ताकि जनता को भी कोई भ्रम की सिचुएशन ना रहे। बड़ा जरूरी है। आज के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये चुनावी